हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट। बच्चों घर पे रहें, सुरक्षित रहें, 100% लॉकडाउन को फॉलो करें और खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, समाज को बचाएं, देश को बचाएं। ठीक है बच्चों, तो आप हमारे चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट पे चले जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स का पिछला वीडियो आपको मिलेगा, वो देख लीजिए, जो कि वो क्विक रिवीजन था, जल्दी जल्दी रिवीजन था, जिससे कि आप क्लास में बातों को पढ़े हुए थे, बातों को समझे हुए थे, उसका बस रिवीजन था। उसके बाद वहाँ बायो का भी आपको क्लासेस का वीडियो मिलेगा, जो कि आप जरूर देखें। अब बच्चों हम लोग आते हैं अपने सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि ये एक्सरसाइज क्लास में हम नहीं पढ़े हुए थे। इस एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। इस एक्सरसाइज ये फिजिक्स का एक्सरसाइज 2 है। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। This chapter consists of two terms, that is electrostatic potential and another term is capacitance. ये दोनों अलग अलग टर्म है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आप नाम से लग रहा होगा, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन, एंड स्टैटिक मींस स्थिर। जो इलेक्ट्रॉन स्थिर की अवस्था में है उससे क्या क्या होगा, तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़े, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उससे फोर्स आएगा, ये सब चीज पढ़े हुए थे। इसमें भी, इस चैप्टर में भी इससे होने वाली घटना के बारे में देखेंगे। तो इससे होने वाली घटना कौन है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत। पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चों ताकत। और इसका सेकेंड टॉपिक जो है वो है कैपेसिटेंस। ये दोनों अलग अलग है। ये एक अलग सेक्शन है इस चैप्टर का, ये एक अलग सेक्शन है। इस सेक्शन से जो जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इससे जुड़ा हुआ है। मतलब आप ऐसा समझिए कि इस चैप्टर को हम दो सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे। एक सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा और एक सेक्शन कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? स्टोरेज, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टोरेज। जैसे सिंटैक्स आप देखते हैं तो सिंटैक्स में क्या रहता है? पानी। तो हम बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन सिंटैक्स? तो पानी का स्टोरेज, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। व्हाट इज दिस कैपेसिटेंस? तो स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। आप इसको सरल भाषा में घर में कैपेसिटर बोलते हैं या कंडेंसर बोलते हैं पंखा के लिए, वही चीज है। ये क्या करता है, ये क्यों जरूरी है, वो सब के बारे में हम लोग इसके सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी जो फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड टर्म पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं। तो इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे बाबू, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पहले क्लास 11th में थोड़ा सा चलते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहला चीज कि ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म किसके साथ रिलेटेड होता है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए थे कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस। देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्लास 11th में हम लोग पढ़े हुए थे बाबू। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? ऐसा बल जो रास्ते पे डिपेंड ना करे, which does not depend on path, which does not depend on path, और नॉन कंजर्वेटिव which depends on path, which depends on path। तो एक फोर्स है जो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है और एक है
जो रास्ते पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है कंजर्वेटिव फोर्स में? तो 3 तरह का फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स: स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जितने भी फोर्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स में एग्जांपल स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और जितने भी फोर्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म किससे जुड़ा हुआ होता है? केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स से। जैसे अगर कोई बोले फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या फ्रिक्शन के साथ पोटेंशियल एनर्जी आएगा? नो। स्प्रिंग कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या स्प्रिंग के साथ पोटेंशियल एनर्जी आएगा? यस, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। ठीक है बच्चों? क्या ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी आएगा? यस, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। इन द सेम वे, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़े फर्स्ट चैप्टर में, और हम पढ़े हुए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है बाबू? कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? यस, जुड़ा होगा। समझ में आ गया? तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों? और कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है का मतलब क्या है? ये भी देख लें, ए बी सी। जैसे हमको इसको सी पे ले जाना, तो कैसे कैसे ले जा सकते हैं? ये भी एक रास्ता है या डायरेक्ट रास्ता है। तो जितना काम इसमें लगेगा उतना ही काम यहां से यहां तक जाने में लगेगा। जैसे ए को सी तक पहुंचाने में 30 जूल लगा डायरेक्ट, तो ऐसे भी जाएंगे तो कैसे लगेगा बाबू? डायरेक्ट लगेगा। ये है कंजर्वेटिव फोर्स। ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। बट अगर रास्ते पे डिपेंड करता तो यहां से यहां जाने में 30 लगता, तो यहां से यहां जाने में 50 लगता, 80 लगता, कुछ अलग लगता। समझ में आ गया बच्चों? तो हम लोग जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के टॉपिक में पढ़ेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी क्यों पढ़ेंगे वो समझ में आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाबू कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। इसके साथ कौन सा टर्म आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ठीक? और आपने क्लास 11th में और पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, और यहां पे कोई ब्लॉक है, इसको हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये अर्थ है और इस अर्थ के सरफेस पे m मास का ब्लॉक है और इसको हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है? कुछ फोर्स लगा के 30 न्यूटन का फोर्स लगा के ले जा रहे हैं। तो एक फोर्स तो नीचे भी लग रहा है ना, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब इसको जो ले जा रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? काम। हम क्या बोलेंगे? हमने काम किया इसको ऊपर ले जाने में। ठीक है बच्चों? अब जैसे कि सिमिलर वे में काम के बारे में फर्स्ट देख लें। अगर मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है m मास का, इसको यहां से ऐसे छोड़ेंगे तो ये क्या होगा? गिर जाएगा। तो इसको ऐसे छोड़े, गिर गया, तो हमने कोई काम किया? नहीं। बट अगर ये गिरना चाह रहा है नीचे और इस पे हम फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है बच्चों? ये ऐसे जैसे ही मार्कर देख रहे हैं, ये ऐसे इसको छोड़ेंगे तो गिर जाएगा। और अगर ये नीचे जाना चाह रहा है और हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे करके ले जा रहे हैं और बिना एक्सेलरेशन का इसको नीचे ले जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? मेरा वर्क डन होगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? और हाँ, तो बच्चों अब हम इस पोटेंशियल के बारे में देखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म के बारे में देखते हैं। ये बात तो आपके समझ में आ गया कि आखिर इस चैप्टर में हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ क्यों रहे हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो कंजर्वेटिव फोर्स है उससे पोटेंशियल एनर्जी जुड़ा हुआ है। जैसे फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उससे पोटेंशियल एनर्जी जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, अब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं। एक्चुअली में पोटेंशियल है क्या? तो पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है बच्चों, और ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। ये दोनों अलग अलग चीज है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? लोकेशन का। हर लोकेशन का पोटेंशियल अलग अलग होता है। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? चार्ज्ड पार्टिकल का। इसको सरल भाषा में हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये बात समझ ले, पोटेंशियल है क्या? ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? लोकेशन का, किसी भी पॉइंट का लोकेशन। और हर लोकेशन का पोटेंशियल अलग अलग होता है। और ये पोटेंशियल एनर्जी किसका कैरेक्टरिस्टिक है? चार्ज पार्टिकल का। हाँ, एक बात और, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, वो तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, पोटेंशियल टर्म हो या पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हो, ये दोनों टर्म तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो। समझ में आ रहा है? आप इसको पॉज करके इस डिफिनेशन को लिख लें। ठीक है, ठीक है बच्चों, लिख लिए होंगे। अब आते हैं, पॉज करके इसको लिख लेना है। तो क्या समझे हम? पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी टर्म किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो पोटेंशियल का टर्म नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव ना होता तो पोटेंशियल का टर्म नहीं आता, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं आता। समझ में आ गया? चलते हैं अब पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी को हम सरल भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कॉलेज है। ये क्या है? कॉलेज। हम देखते हैं कॉलेज के बगल में स्टेशनरी शॉप होता है। अब कॉलेज के बगल में अगर कोई मछली का दुकान खोल दे तो उसका चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो कॉलेज के बगल में किस चीज का दुकान होता है? स्टेशनरी का दुकान होता है, फोटो स्टेट का दुकान होता है, जेरॉक्स कॉपी का दुकान होता है, ऑनलाइन का दुकान होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये कॉलेज है और इस कॉलेज के बगल में ये रूम खाली है किराए के लिए। रूम खाली है कैसे के लिए? किराए के लिए। तो जो कोई अपना दुकान खोलना चाहते हैं ये रूम ले, दुकान खोले। तो एक बंदे को मान लेते हैं कि ये दुकान मिल गया। तो पहले तो ये बताइए कि कोई बंदा दुकान खोजने जाएगा, अगर ये भी खाली हो, ये भी खाली हो, ये भी खाली हो, ये भी खाली हो, कौन सा लेना चाहेगा वो दुकान? तो ऑब्वियस सी बात है वो ये दुकान लेना चाहेगा। क्यों? वो ये दुकान क्यों लेना चाहेगा? क्योंकि उसके दिमाग में रहेगा यार कॉलेज के बगल में रहेंगे तो ज्यादा बिक्री होगा, ज्यादा आमदनी होगा। ठीक है, ये बंदा ए यहां पे दुकान ले लिया। अब कोई दूसरा आदमी जाएगा, वो अगर ये 3 खाली है तो कौन सा लेना चाहेगा? वो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा जोर इस पे करेगा, ये बी ले लिया। अगर कोई तीसरा आदमी जाएगा तो ये सी यहां ले लिया, ये डी यहां ले लिया। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सारे दुकान का अपना अपना ताकत है। ये सारे दुकान का ताकत क्या बराबर है? नहीं। कॉलेज के बगल में जो होगा उसका ज्यादा ताकत होगा, ठीक है, उससे कम ताकत इसका होगा। समझ में आ गया? अब यहां पे जो कोई ग्राहक जाएगा और ये ग्राहक इससे सामान लिया
कोई कस्टमर इसके पास जाएगा और इससे ये सामान लिया, तो ये सामान जो लिया इसके बदले में ये कस्टमर इसको पैसा दिया, तो हम बोलेंगे एनर्जी आया। पैसा दिया इसका मतलब एनर्जी आया। और इस लोकेशन का ये ताकत है तो हम बोलेंगे पोटेंशियल। किससे जुड़ा हुआ है? लोकेशन से, तो हम बोलेंगे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आया। समझ में आ गया? अब इस दुकान में जो बिक्री होगा ये इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस दुकान में जो बिक्री होगा ये इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हर का पोटेंशियल, हर का ताकत भी अलग अलग है। इस दुकान का ताकत अलग, इस दुकान का ताकत अलग, ऐसे ही हर का पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होगा। यानी इस दुकान में जितना बिक्री होगा क्या उतना ही बिक्री इसमें होगा? नहीं, सबका बिक्री अपना अलग अलग होगा। इसका ताकत ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे छूटेंगे, यहां से जिरोक्स करवाएंगे तुरंत। समझे? तो ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी टर्म आपको सरल भाषा में शायद आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट करें और फिर से इस पे हम आपको एक क्लास दे सकते हैं। एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों? तो ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी टर्म आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है? समझ में आ गया बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को ये कॉलेज और ये स्टेशनरी दुकान से कैसे रिलेटेड है उससे दिखाते हैं। सबसे पहले बात तो पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को समझने के लिए क्या होना जरूरी होगा बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है? तो आंसर है कोई सोर्स चार्ज, यानी कोई चार्ज होगा जिसके कारण यहां क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाया? कोई चार्ज। और हम जानते हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। समझ में आ गया? प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचता है। ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा था। अब आप समझो कि ये कॉलेज है और इसके ठीक बगल में यहां पे ए पॉइंट पे ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा या यहां का या यहां का या यहां का? हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल क्या है? लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है? तो कहां का पोटेंशियल ज्यादा है? तो आंसर है कॉलेज के ठीक बगल वाला जो पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ए का किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा है। बी का किससे ज्यादा है? सी से ज्यादा है। और हमको पता है जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा। एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी कोई सिंगल टर्म नहीं है, हम एक्चुअली डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? तो जहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, यानी यहां पे बिक्री ज्यादा होगा, यहां पे उससे कम होगा, यहां पे उससे कम होगा, यहां पे इससे कम होगा। तो यहां से क्या की पॉइंट मिला हमको? की पॉइंट यहां से हमको क्या की पॉइंट मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, दिखाई दे रहा है ना? यहां से क्या की पॉइंट हमको मिला? यहां से हमको ये की पॉइंट मिला। एक बार लिख ले बाबू अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज flows from higher potential to lower potential। इसको लिख लीजिए आप लोग, पॉज मार के जल्दी से लिखिए, ठीक है बच्चों? तो देखिए क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल।
यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव, ये क्लास 10th में भी आप पढ़े हुए हैं। तो देखिए ए से बी में गौर कीजिए, ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से निकलेगा बी पे पहुंचेगा, बी पे ज्यादा है, बी से निकलेगा सी पे पहुंचेगा, सी पे ज्यादा है तो सी से निकलेगा डी पे पहुंचेगा, तो ये एरो ऐसे बनता चला जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज। यानी एक पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक पॉइंट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर मूव करवाते हैं तो उसमें कितना काम करते हैं हम लोग, ये बात तो देखिए। तो सबसे पहले ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करेगा? कोई सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया, निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब हम किसी पॉइंट चार्ज मान लेते हैं स्मॉल क्यू, ये कोई पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज को हम ए से बी लेके गए, ए से बी लेके गए, तो ए से बी ले जाने में इस पॉइंट चार्ज पे कितना काम हमको करना पड़ा, ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आप समझिए कि ये इस सोर्स चार्ज के कारण यहां पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा इस क्यू पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, क्यू पे कितना फोर्स लगेगा? तो आंसर है QE। हम जानते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हो तो उस पे फोर्स कितना लगता है? QE। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, यानी ये किधर जाना चाहेगा? QE इधर लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और अगर हम इस टेस्ट चार्ज को इस Q से यानी A से B पे लेके आए तो कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ेगा? वॉट काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये किधर जा रहा है बाबू? ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, तो हम इसको किधर लाना चाह रहे हैं? ऐसे। तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो काम कितना करना पड़ेगा? पहला पॉइंट, ये बात तो समझ में आ गया। हमको निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है। कहां से? A से B। अब अगला पॉइंट पे चलिए बाबू, A से B तक का जो फोर्स लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये बताएंगे आप वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है। क्योंकि क्लास 11th में हम पढ़े हुए थे वर्क डन का फार्मूला, तो वर्क डन का फार्मूला हमको मिला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F(s cos थीटा), ऐसा कुछ मिला था ना, F(s cos थीटा). ये कब? जब फोर्स कांस्टेंट हो तब। और जब वेरिएबल फोर्स का बात किया जाए तो क्या फॉर्मूला आया था? वर्क डन इंटीग्रेशन F डॉट dr या ds, ऐसा फॉर्मूला। ये कौन सा फोर्स के लिए? वेरिएबल फोर्स के लिए। तो अब आप बताओगे कि A से B तक का जो फोर्स लग रहा है ये कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? ये बात समझ में आ गया? ये डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो आंसर है वेरिएबल फोर्स है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है? इस टेस्ट चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है? आंसर है QE। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे डिपेंड करता है। किस पे? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? R पे। तो यहां से यहां तक का R, यहां तक का R, ये R, ये R, ये R, ये R अलग है, तो फोर्स भी क्या होगा? अलग होगा।
तो ये कौन सा फोर्स है बाबू, कौन सा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। समझ में आ गया। तो वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, वर्क डन कहां से कहां कर रहे हैं हम, ए से बी जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी, इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां, लोअर लिमिट ए से हम जा रहे हैं बी, ठीक है, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डीआर, डीआर क्या है, ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको यहां से यहां तक ले आने में, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटे से फोर्स, छोटे से दूरी के लिए फोर्स हम कांस्टेंट मान लेते हैं, और उसके बाद इतना का निकाल लिए, इतना का निकाल लिए, इतना का निकाल लिए, इतना का निकाल लिए, बाद बाकी सबको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है बाबू। अब आइए, तो हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन ए टू बी इक्वल टू ए टू बी, एफ ई कितना है बाबू, क्यू ई, ठीक है, डी आर, और जब इस डॉट प्रोडक्ट को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा। इसको और आगे तोड़ते हैं, वर्क डन ए टू बी, वर्क डन ए टू बी इक्वल टू ए टू बी क्यू ई, तो ऐसे ही लिखाएगा डी आर कॉस थीटा, तो डी आर, और थीटा कितना होगा, तो थीटा किसके बीच का एंगल है, तो थीटा है किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, है ना, थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, देख रहे हो, और इस चार्ज को हम किधर ले जा रहे हैं बाबू, ऐसे ले जा रहे हैं, ले जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, और इस चार्ज को हम किधर ले जा रहे हैं, इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री, कितना हुआ बाबू, cos 180 डिग्री, ठीक है। अब वर्क डन ए टू बी इक्वल टू cos 180 कितना होता है, -1, तो लिख सकते हैं ना, माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी क्यू ई डी आर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब आइए, अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम निकाल सकते हैं, कहां से, इंटीग्रेशन के बाद, वर्क डन ए टू बी इक्वल टू माइनस क्यू, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ए टू बी ई डी आर। समझ में आ गया बाबू। अब देखो, वर्क डन ए टू बी हम क्लास 11th में पढ़े हुए थे, वर्क एनर्जी थ्योरम, टॉपिक था वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क दिखाई दे रहा है, एनर्जी थ्योरम, ये क्लास 11th में हम पढ़े हुए थे, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़े हुए थे, पढ़े हुए थे कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये था, ये क्लास 11th में पढ़े हुए थे वर्क एनर्जी थ्योरम में, कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन ए टू बी को क्या लिख सकते हैं हम, वर्क डन ए टू बी को क्या लिख सकते हैं, यू बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रल ए टू बी ई डी आर। कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं, यू बी माइनस यू ए बाय क्यू, ठीक है बच्चों, इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डी आर। देखिए मेरा काम जो ये यहां तक निकालना था, ये तो यहां तक आ गया, ठीक है, ये वाला काम यहां तक हो गया,
अब हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला निकल जाए, वो भी निकल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूं, आगे ऊपर देखता हूं। आप ना पहले इसको छाप लो अच्छे से, समझ के लिखिएगा बाबू। ठीक है, ठीक है, चलिए पॉज मार के आप लिख लीजिएगा। यूबी माइनस यूए बाई क्यू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो टर्म है पोटेंशियल एनर्जी बट्टा क्यू, इसी टर्म को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। वीबी माइनस वीए इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ए टू बी ई डी आर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है, ये फॉर्मूला वीबी आ गया। इस फॉर्मूला से रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। वीबी माइनस वीए इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई टी आर। ठीक है, यहां से पहले ये आया, इससे ये आ गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ, माइनस इंटीग्रल ए टू बी ई डी आर। समझ में आ गया? चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहां से वर्क डन का भी फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया। ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला और एक फॉर्मूला अभी निकालने जा रहे हैं। इसको ना आप इक्वेशन फर्स्ट मान, ठीक है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से डब्ल्यू ए वी इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रल ए टू बी ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, वर्क डन ए टू बी इक्वल टू यहां से माइनस क्यू इंटीग्रल ए टू बी ई डी आर। ठीक है, वर्क डन ए टू बी इक्वल टू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा Q, तो आंसर है सोर्स चार्ज। ठीक है, ए टू बी ई कितना हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। वर्क डन ए टू बी इक्वल टू माइनस क्यू, और इस कैपिटल Q जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर ले, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर आप देख रहे हो अभी ये है, अभी ये है, अभी ये है, तो ये आर वेरिएबल है ना, तो ए टू बी डी आर बाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको रब कर दे, तो वर्क डन ए टू बी इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी आर टू द पावर -2 प्लस 1 यानी कि -1 बाई आर। -1 बाई आर, इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं -1 बाई आर। ठीक है, कहां से कहां, ए टू बी। ध्यान रखिएगा ए कौन सा पॉइंट है, इनिशियल, यहां से यहां ले जा रहा है, बी कौन सा है, फाइनल। वर्क डन ए टू बी
इक्वल टू माइनस क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए। लिमिट बैठाएंगे। अब क्या होगा बाबू, वर्क डन ए टू बी, इस माइनस टर्म को अंदर लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा, क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी में कोई बोलेगा आपको कि किसी चार्ज को हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाए, तो इनफाइनाइट ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और किसी पॉइंट पे लाए, इस पॉइंट पे लाए। ठीक है, तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, अब यहीं से वर्क डन ए टू बी को आप चेंज करना जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए इक्वल टू इतना। अब यहीं से यू बी माइनस यू ए बट्टा क्यू नीचे कर लेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसी को हम चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यू बी माइनस यू ए यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। ठीक है, अब इसको नीचे कर दें, यू बी माइनस यू ए बट्टा क्यू। अब आप बोलोगे कि सर इस क्यू को क्यों नीचे किए, इसको क्यों नहीं किए, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं, वर्क डन, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन ही है ना, वर्क डन बट्टा चार्ज। कौन सा चार्ज, जिस चार्ज को हम घुमा रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो चार्ज नहीं लेंगे, जिस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा रहे हैं वो चार्ज, तो इसको घुमा रहा है ना, तो ये होगा पोटेंशियल। समझ में आ गया। तो पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और कौन सा चार्ज, जिस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं, बाई क्यू इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। तो क्या हो जाएगा बाबू, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर से एक बार समराइज करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े, और क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टर्म आता क्यों है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है उस कारण। उसके बाद हम क्या देखे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, यानी वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। समझ में आ गया। उससे रिलेटेड अब अगला चीज क्या पढ़े कि पोटेंशियल हो या पोटेंशियल एनर्जी, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तब तक मान्य नहीं है, तो ये सारा चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होता है। उसके बाद हम देखें कि अगर किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर से उधर घुमाते हैं तो आखिर कितना वर्क करना पड़ता है। और हम जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जुड़ा हुआ है, तो वर्क अगर पता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिल गया और जिस चार्ज को घुमा रहा है इस दोनों के बीच में रिलेशन पता है तो पोटेंशियल पता हो जाएगा। तो ये सारा डेरिवेशन मतलब वर्क हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, सारे से रिलेटेड हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कब, जब वर्क डन ए से बी निकाला जाए तब ये फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये फॉर्मूला। ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला। समझ में आ गया। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बताता है, तो ये फॉर्मूला बताता है कि पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन। ठीक है, तो जब आप
ये किताब में आप लिखा हुआ देखिएगा E इक्वल टू माइनस dV/dr, यहीं से ये आया है, समझ में आ गया। और हम जानते हैं या अभी नहीं जानते, कुछ दिन के बाद जब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तब जानिएगा आप भी, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लिख ले कॉपी पे सबको, ठीक है। एक मिनट का टाइम दिया है, पॉज मार के इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है बाबू। हाँ तो बच्चों, अब एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज हमारे चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट को आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हर टॉपिक को देखिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए, और समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमको भी एनर्जी मिलेगा, हमको भी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा आगे काम करने के लिए। पोटेंशियल रहेगा तब तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है वो। तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच पाए, ठीक है बच्चों। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।